देखिएगा जब आप एग्जाम में जाइएगा तो इस वीडियो से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह 5 नंबर वाला हो या फिर 3 नंबर वाला हो। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि यह वीडियो को ऑफिशियल सिलेबस से बनाया गया है और ऑफिशियल सिलेबस से S2 का जो VVI 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, और अगर आपके पास 1 से 1.5 घंटा टाइम हो तो ही इस वीडियो को देखिए। थोड़ा देर वीडियो देखकर और स्किप करने से इस वीडियो का रेटिंग घट जाएगा और इस वीडियो का अहमियत आप एग्जाम में समझिएगा, यहाँ पे नहीं समझिएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अगर मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा। देखिएगा इस वीडियो के बारे में आपको बता देते हैं। इसमें ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो 110% हम गारंटी लेते हैं कि 110% इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यही तो सिलेबस है। सिलेबस से बाहर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें NCERT बुक को फॉलो किया गया, बिल्कुल NCERT बुक को फॉलो करके बनाया गया है। बिल्कुल आसान भाषाओं में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आसान भाषाओं में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस 3 पॉइंट को वीडियो के बारे में। ठीक है, तो जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं S2 जो कि बिहार में DLED होता है, उसके अंतर्गत S2 सब्जेक्ट है, उसके टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। और यही समझिए, यही सिलेबस है। टॉप 10 का मतलब पूरा सिलेबस है, इसको समझ लीजिए, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पूरा सिद्धांत पर आधारित है ये पेपर। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सअप है। अगर आपको नोट्स चाहिए, इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सअप पे आप नोट्स मांग सकते हैं, वहाँ पे PDF आपको बिल्कुल भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरा नाम है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास की समझ विकसित करें। यहाँ पे एक वर्ड आया है संज्ञानात्मक विकास। देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड आया है संज्ञानात्मक विकास। आइए संज्ञानात्मक विकास के बारे में समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में समझने से पहले हम लोग संज्ञान को समझते हैं। संज्ञान क्या है? देखिएगा संज्ञान का अर्थ होता है कॉग्निशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉग्निशन, COGNITION, कॉग्निशन। ठीक है, संज्ञान से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्ययन, समस्या समाधान इत्यादि प्रक्रियाएं आती हैं। ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं जिसको मिलाकर हम लोग का संज्ञान बनता है। संज्ञान का सीधा सीधा अर्थ समझ लीजिए, संज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञान के अंतर्गत, संज्ञान के अंदर ये प्रक्रियाएं आती। देखिएगा जैसे पहला है संवेदन। संवेदन का मतलब होता है सेंसन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, संवेदन का मतलब होता है अगर आपको कोई छू दिया, ठीक है, अपने ज्ञानेंद्रियों के सहायता से अगर आपको कोई टच कर रहा है तो उसका जो अनुभूति आप लोग को हुआ से हाँ हमको इंसान ने छुआ, जानवर ने छुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? संवेदन बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? संवेदन। बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे हम लोग, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप ये भी 2-3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा तो एग्जाम में अच्छा खासा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो संवेदन का अर्थ होता है अनुभूति। ठीक है, कि कोई अगर आपको टच कर रहा है, कोई अगर आपको बुला रहा है तो उसकी अनुभूति हो रही है कि हाँ मम्मी बुला रहा है, पापा बुला रहा है। ठीक है, तो इसकी अनुभूति हो रही है आपको। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? संवेदन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, सांप का उदाहरण, जिससे आप पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं क्या क्या है। उसके बाद प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन। प्रत्यक्षण का मतलब क्या था? परसेप्शन। प्रत्यक्षण मतलब आपके सामने कोई प्रत्यक्ष आ रहा है, एकाएक आपके सामने गाड़ी आ गया तो आपको अनुभूति हुई कि हाँ ये गाड़ी आ गया। ठीक है, तो ये प्रत्यक्षण मतलब प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने कोई आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्रत्यक्षण। ठीक है, प्रतिमा का मतलब होता है इमेजिनरी। जैसे देखिए आपको हम सेब बोले, लगभग में सभी के मन में सेब का चित्र आ गया होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिमा, इमेजरी। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है? रिटेंशन होता है धारणा। जैसे देखिए हम लोग का धारणा बन गया है, हम लोग का धारणा नहीं, सच्ची बात है, धारणा बन गया है कि आग से हाथ जलता है। ठीक है, तो आग से हाथ जलता है। बच्चा जब शुरू में जब कोई दिया को छुएगा, आग को छुएगा तो उसको हाथ में जलन का अनुभूति होगी। ठीक है, तो वह धारणा बना लेगा अपने मन में से, नहीं ये आग है, इससे हाथ जलता है, तो वो उसको फिर दोबारा नहीं छुएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं धारणा। 5वां है कि प्रत्याहन मतलब होता है रिकॉल मतलब याद करना। आपको एक बार एक रिकॉल आया। ठीक है, उसके बाद चिंतन, थिंकिंग, उसके बाद तर्कना यानी कि रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग तो आप समझ ही रहे हैं, तर्क करना। ठीक है,
तो ये 7 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, किस में, संज्ञान में। अगर संज्ञान के बारे में क्वेश्चन आया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, संज्ञान से आप क्या समझते हैं, संज्ञानात्मक विकास क्या है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का वर्णन करें, तो उसका भी आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो संज्ञान के बारे में जैसे भी क्वेश्चन है, इस 6-7 पॉइंट में आप 8 पॉइंट में आप किसी एक या दो को आप डील कर दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। आइए संज्ञान का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। संज्ञान जो है कॉग्नोस केयर शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है, जानना। आपको पहले बता दिए संज्ञान का अर्थ क्या होता है, जानना, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये सारी प्रक्रियाएं द्वारा क्या होता है, संज्ञान होता है। और ये सारी प्रक्रियाओं का विकास होने लगे, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाओं का विकास होने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे। संज्ञान के विकास, सिंपल संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। और आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक कहानी बता रहे, देखिए। अगर आपके सामने आप सोए हैं, ठीक है, अगर आपके सामने कोई सांप आया, जो स्नीक होता है सांप, वो आया और वो आपके पैर में सटा, ठीक है, तो आपको पहले क्या होगा, संवेदन होगा। आप पहले संवेदन कीजिएगा, ओह कोई चीज़ हमको छुआ, ठीक है, कोई चीज़ मेरे शरीर बॉडी से टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आप क्या कीजिए, प्रत्यक्षण कीजिएगा, यानी कि रिटेंशन कीजिएगा, परसेप्शन कीजिएगा, ठीक है। प्रत्यक्षण कीजिएगा कि देखिएगा क्या है, आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से सांप दिखाई दे रहा है, सांप ऐसे 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 करके जा रहा है सांप, ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है, जा रहा है सांप। तो आप प्रत्यक्षण कीजिएगा, प्रत्यक्ष रूप से उसको देखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद इमेजरी आपके सामने, आपके जैसे बच्चा है कोई, उसके मन में क्या आएगा, सांप का प्रतिमा आएगा कि सांप ऐसे 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 होता है, सांप इतना बड़ा होता है, ऐसे ऐसे होता है, इसके ये एक जानवर होता है, ठीक है, यह क्या होता है, जानवर होता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, चौथा में आप एक धारणा बना लीजिएगा कि सांप बहुत खतरनाक जानवर होता है, ठीक है, इससे इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, प्रत्याहन कीजिएगा, यानी कि रिकॉल कीजिएगा। अगर आपको कोई दूसरा अगर सांप के बारे में बता रहा है तो आपको वहाँ पे रिकॉल होगा कि हम भी सांप को देखे थे, वो सांप ऐसा होता है, ऐसा चलता है, आपको रिकॉल आएगा, याद आएगा कि सांप ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि समस्या समाधान। उसके बाद अगर आपके सामने किसी को अगर सांप काटा है तो उस समस्या का आप समाधान कीजिएगा, ठीक है, उस समस्या के बारे में सोचिएगा कि हाँ ऐसा सांप होता है, सांप काटता है तो इंसान मर जाता है, अब इसको क्या करना चाहिए, तो समस्या समाधान कीजिएगा। समाधान करते टाइम आप थिंकिंग कीजिएगा, वही है थिंकिंग आपका है क्या नंबर पे, 7 नंबर पे आप थिंकिंग कीजिएगा। उसके बाद 8वां नंबर पे क्या कीजिएगा, रीजनिंग कीजिएगा। तो ये 8 पॉइंट आपके संज्ञान में, आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक तरह से बैठा चुके हैं हम, ठीक है, तो ये भूलिएगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट है कि 2 मनोवैज्ञानिक संज्ञान के बारे में बोला है। चैप्टर आपका ये बुक का नाम ही है संज्ञान सीखना और बाल विकास, ठीक है, तो ये है। तो निस्सर बोल रहे हैं कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण और पुनर्लाभ यानी कि रिकवरी तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। यानी कि जो हमको अनुभूति हुई है, यानी सांप आपको छुआ, तो उस सूचना को आप ग्रहण कीजिए, उसके बाद उसका रूपांतरण कीजिए, एक दूसरे से साझा कीजिए, उसके बाद विस्तारण कीजिए, उसके बाद उसका संग्रह कीजिए कि सांप से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, बस के सूचनाओं का संग्रह कर रहे हैं, एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिकवरी, उसके बाद पुनर्लाभ, यानी कि रिकवरी हम लोग पिछला सोचे कि क्या सांप के बारे में क्या मेरा अवधारणा है, तो ये मनोवैज्ञानिक यही बोलता है कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिलगार्ड महोदय बोलते हैं कि किसी व्यक्ति ने स्वयं के बारे में जो तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, समझ, धारणा इत्यादि अर्जित किया है वही संज्ञान है, तो ठीक है, तो ये आप तो समझ ही सकते हैं, सरल भाषाओं में है। उसके बाद अगर संज्ञान की विशेषताओं की बात की जाए तो देखिएगा संज्ञान का विशेषता मतलब संज्ञान कैसी होती है। संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जी बिल्कुल विकासात्मक प्रक्रिया है। कि अगर मान लीजिए एक बच्चा है और ये बच्चा है जो पहले कबूतर और कौवा को एक समझता था, लेकिन बाद में उसे बताया गया, वो अपने ज्ञान में क्या किया, वो अपने ज्ञान में क्या किया, वृद्धि किया, तो बच्चा बाद में समझा कि हाँ कबूतर अलग होता है और कौवा अलग होता है, ठीक है, तो ये होता है। संज्ञान एक अर्जित योग्यता है, हम लोग ज्ञान को क्या करते हैं, अर्जन करते हैं।
हम लोग जब सीखेंगे नहीं, एफर्ट नहीं लगाएंगे, जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अनुभव कैसे होगा? अनुभव नहीं होता, ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि संज्ञान के विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति तथा पूर्व अनुभवों का योगदान होता है। जी बिल्कुल, पूर्व अनुभव के द्वारा हम लोग ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। चिंतन करके, कल्पना करके हम लोग ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो सरल भाषाओं में आप समझ रहे हैं। पर चौथा है कि संज्ञान संरचना में परिवर्तन होता रहता है। जी बिल्कुल, संज्ञान में परिवर्तन होता रहता है, पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि अब पियाजे बाबा आ गए। पियाजे के बारे में 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये यहाँ नहीं, आपके सीटेट, रीट, कोई भी एग्जाम दीजिए पूछेगा ही पूछेगा पियाजे, ठीक है। आइए पियाजे का जो थ्योरी दिया था, देखिए पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। पियाजे एक, पहले यहाँ पियाजे के बारे में जान लेते हैं कि पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनके मन में इनके 3 बच्चे थे और यह अपने बच्चे तथा पत्नी के साथ मिलकर अपने बच्चों पर अध्ययन किया। पियाजे का सीधा कहना था कि बच्चे का मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, बच्चे का जो संज्ञान होता है, ज्ञान जो जिसको बोलते हैं, उसका विकास कैसे होता है, पियाजे ये जानना चाहते थे, ठीक है। तो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 6 वर्ड को जो बोलते हैं वो बताएं, ठीक है। ये 6 वर्ड समझ लेते हैं, उसके बाद इनका क्या थ्योरी समझेंगे, ठीक है। पहला है मानसिक संरचना, जिसको मेंटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, MS। मानसिक संरचना क्या होता है? जब बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा का जब जन्म होता है तो वो बहुत अनेक प्रकार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थानों को देखता है, उससे उसकी मानसिक संरचना का विकास होता है, ठीक है। और यही मानसिक संरचना को अगर हम व्यवहार में प्रकटीकरण कर दे, जैसे बच्चा अपनी मम्मी को देखता है, ठीक है, वो बच्चा समझ लेता है कि ये मेरी माँ है। लेकिन अगर बच्चा माँ को माँ कहकर बुलाने लगे तो उसके क्या होते उसको क्या बोलेंगे? स्कीमा में उसको माँ फिट हो गया, स्कीमा में उसकी माँ की प्रतिमा फिट हो गई है, वो अपनी माँ को चिन्हने लगा है स्कीमा में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? स्कीमा। यानी कि जो भी बच्चा का ज्ञान है उसको अगर व्यवहार में प्रकट करे तो उसको क्या बोलेंगे? स्कीमा। अगर वही व्यवहार को बच्चा दोहरा रहा है, जैसे देखिए स्कूल का टाइम टेबल, रोज़ 10 बजे जाना है और 4 बजे आना है, रोज़ 10 बजे जाना है, 4 बजे आना है, दोहरा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्कीम्स बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? स्कीम्स बोलेंगे। तो मानसिक संरचना स्कीम्स और स्कीमा में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मसातीकरण। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, हम आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर है कि आत्मसातीकरण, एसिमुलेशन क्या होता है। देखिएगा, आत्मसातीकरण को एक तरह से याद करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चे आत्मसात कर लिए हैं कि दुनिया में पक्षी एक ही प्रकार का होता है। वो कबूतर को देखेगा तो बोलेगा एक ही है, कबूतर है। कौवा को देखेगा तो कबूतर बोलेगा, हैन को देखेगा कबूतर बोलेगा, ऑल को देखेगा कबूतर बोलेगा। तो वो अपनी मानसिक संरचना में आत्मसात कर लिया है कि पक्षी एक ही प्रकार का होता है, उसी को आत्मसातीकरण बोलते हैं, एसिमुलेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसको आप याद करना भी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं एक तरह से, लेकिन बोलना गलत होगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर है समायोजन। समायोजन का मतलब होता है एक्मोडेशन। समायोजन मतलब होता है एक्मोडेशन। जब देखिए, जब बच्चा सभी पक्षियों को कबूतर बोल रहा है, ठीक है, लेकिन बड़ों द्वारा उसको अगर बताया गया कि नहीं ये कबूतर नहीं है, ये क्या है? एक मोर है, ठीक है। तो बच्चा अपने पूर्व जो ज्ञान है उसको पक्षी के प्रति, उसमें वो परिवर्तन करेगा, ठीक है। उसमें वो क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। तो इस परिवर्तन को समायोजन बोलेंगे, ठीक है। इस परिवर्तन अगर कर लिया, अपने ज्ञान में अगर परिवर्तन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? समायोजन बोलेंगे, ठीक है। एक्मोडेशन इंग्लिश में बोलेंगे। 6ठा है साम्य धारण, एक्लिब्रेशन, ठीक है। साम्य धारण का मतलब होता है, अगर आप मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट बार आप जब वीडियो पर क्लिक किए होंगे तो आपको मन होगा कि वीडियो देखे कि नहीं देखे, टॉप 10 क्वेश्चन बोल रहा है, टॉप 10 क्वेश्चन सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो आप जो उलझन की स्थिति में थे, करे कि ना करे, ठीक है, एक्लिब्रेशन करे कि ना करे, ठीक है, एक्सेप्ट करे कि ना करे, ठीक है, प्रपोज को एक्सेप्ट करे कि ना करे, ठीक है। लड़कियां इसमें आगे रहती है, तो करे कि ना करे वाला अगर स्थिति आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? साम्य धारण बोलेंगे, एक्लिब्रेशन बोलेंगे,
ठीक है। एक्लुबरेशन सावधान, उलझन वाली स्थिति, सीधा समझिए आप, उलझन वाली स्थिति, ठीक है। तो ये अच्छा टर्म समझ गए, ये आपको यहाँ डीएलएड में नहीं सीटेट में काफ़ी हेल्प करेगा। इसका अहमियत आपको सीटेट में समझ में आएगा और डीएलएड में तो समझ में आएगा ही आएगा। तो एग्जाम में बैठिएगा तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा इस वीडियो का क्या अहमियत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था उसमें पियाजे ने अवस्था, 4 अवस्था बताई थी। पहला अवस्था है कि बच्चे का संज्ञान का विकास इस अवस्थाओं से होता है। पहला अवस्था है कि संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा सीखता है। जन्म से 2 वर्ष में देखिएगा ज्ञानेंद्रिय क्या होता है, आँख कान नाक जीभ और त्वचा को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। आँख कान नाक जीभ और त्वचा को ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। इसमें ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा सीखता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि संवेदी गामक अवस्था। देखिएगा हर अवस्था में आपको 4 से 5 पॉइंट बताएंगे, यही 4 से 5 पॉइंट आप याद कर लीजिए और वहाँ पे आप इस पॉइंट को डील कर दीजिएगा। 4 से 5 में आपको 2 याद रहेगा, 3 याद रहेगा, उस वहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक है। पहला है कि प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, यानी प्रतिवर्त क्रियाएं का मतलब होता है जन्मजात क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, पकड़ना, ठीक है। उसके बाद बबलिंग करना, कुछ कुछ बोलना, ठीक है। तो ये होता है प्रतिवर्त क्रियाएं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है उत्सुकता अभिप्रेरक अधिक होता है, बच्चों में उत्सुकता अधिक होता है। 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, ठीक है। उसको खिलौना दिखाइए तो उसको छूने लगेंगे, काटने लगेंगे दांत से, ठीक है। तो ये उत्सुकता बच्चों में बहुत होती है। 4 नंबर है कि वस्तुओं पर चिंतन प्रारंभ कर देता है। बच्चा जो है वस्तुओं पर चिंतन क्या करता है, प्रारंभ कर देता है, चिंतन करने लगता है। 5 नंबर है कि वस्तु अस्थायित्व का आ जाती है, यानी बच्चा छुपा हुआ चीज़ों को खोज लेता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब है ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है, वस्तु अस्थायित्व का मतलब है अगर बच्चा को 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा है, अगर उसको डॉल दे दिए और उसके बाद उसको छीन लिए, बोलेंगे कौवा ले गया, ठीक है, बोलेंगे क्या, कौवा ले गया। तो बच्चा अगर उसको नहीं ढूंढा, ठीक है, वो भी समझ गया कि कौवा ले गया। अगर उसको नहीं ढूंढा तो बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण नहीं है, ठीक है, नहीं है। अगर उसको ढूंढ लिया, कहेगा नहीं पीछे, आपको हाथ उत सब देखने लगेगा कि आप छुपा लिए हैं। तो अगर ढूंढ लिया तो उसमें वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। 18 माह की अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। यह एनसीईआरटी बुक 11th के बुक में है, ठीक है, 18 माह में, याद रखिएगा। तो 2 वर्ष की बात हो रही है तो इसमें वस्तु अस्थायित्व बच्चे में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखिएगा इसमें क्या क्या होता है बच्चों में। इसमें है कि आत्मकेंद्रिता की भावना होती है बच्चों में, ठीक है। उसके बाद जीववाद की भावना होती है। जीववाद का मतलब होता है कि अगर बच्चों को कहा जाए कि हाँ ये मान लीजिए बच्चों को टेबल से चोट लग गया, तो माँ आती है और क्या करती है, टेबल को पीटती है कि ये चोट लगा दिया, इसको मारेंगे। अगर बच्चा चुप हो गया, संतुष्ट हो गया, तो उसमें जीववाद की भावना नहीं है, ठीक है। अगर बच्चा रोने लगा कि नहीं ये टेबल है, ये निर्जीव चीज़ है, ठीक है, तो उसमें क्या, बच्चा में जीववाद की भावना का विकास हो गया है, ठीक है। तो संवेदी गामक अवस्था में बच्चों में जीववाद की भावना का विकास होगी। नेक्स्ट है कि विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण का ज्ञान नहीं रहता है। देखिएगा विकेंद्रीकरण, पलटन और संरक्षण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र में, बच्चा केंद्र में किसी को नहीं समझता, बच्चा अपने आप को केंद्र मानता है। बोलता है कि जितना भी दुनिया का जितना भी क्या बोलते हैं आदमी है, ठीक है, मनुष्य है, सभी मेरे इर्द गिर्द नाचेगा, ठीक है। अपने आप को आत्मकेंद्रितता की भावना उसमें होती है। आत्मकेंद्रित क्या बोलते हैं, ये अपने आप को सबसे महान समझता है बच्चा। तो विकेंद्रीकरण इसको बोलते हैं। पलटन का क्या होता है, देखिएगा पलटन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 2 या 4, 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है, लेकिन उसको अगर पलट दें कि 4 बराबर 2 प्लस 2, तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसी को बोले पलटन, ठीक है। उसके बाद संरक्षण का मतलब क्या होता है, संरक्षण का मतलब होता है अगर कोई चौड़ा गिलास है और कोई लंबा गिलास है, लंबा गिलास में पानी रखिएगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और चौड़ा गिलास में पानी रखिएगा तो इतने भी जगह में क्या होता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो बच्चा बोलेगा, बच्चा से पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, तो बोलेगा लंबा वाला सबसे बड़ा है। तो उसमें संरक्षण का गुण नहीं आता है, ठीक है, आयतन का गुण नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो ये सब गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है, समझ लीजिए, तीनों गुण नहीं आती है। चौथा है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता, वही है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। अगर बच्चा को
अब बच्चा को छोटा सा लोहा दीजिएगा और बड़ा सा रुई दीजिएगा, ठीक है, बड़ा सा रुई दीजिएगा, छोटा सा लोहा दीजिएगा, तो कहेगा क्या कि रुई बड़ा है और लोहा रुई भारी है और लोहा हल्का है, रुई भारी और लोहा हल्का है। तो ये आयतन का अनुपात अंतर नहीं कर पाता है। कर्म कारण में अंतर नहीं समझ पाता। जैसे देखिएगा, कर्म कारण में अंतर नहीं समझ, बच्चा को बोलिएगा कि ये जो सब्जी बनता है उसमें का पानी कहाँ जाता है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, वो वाष्पीकरण नहीं समझ पाता है, ठीक है, वो वाष्पीकरण नहीं समझेगा। तो ये 5 पॉइंट, इसमें भी आपको 5 पॉइंट बताएं। दूसरा अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है, इसमें भी 5 पॉइंट बताएं। और आइए नेक्स्ट में भी 5 पॉइंट बताते हैं। 5 पॉइंट आप ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 5 पॉइंट याद करके जाइए, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को, तो बात समझ में आएगा, एग्जाम में जाइएगा तब समझ में आएगा कि जीन प्याजे क्या है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें है कि बच्चों में चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है, बच्चा क्रम से चिंतन करना लगता है, ठीक है। दूसरा है मूर्त तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। देखिएगा, मूर्त तार्किक चिंतन का मतलब क्या होता है, मूर्त और अमूर्त 2 चीज़ होता है। अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते, मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो मूर्त तार्किक चिंतन बच्चा करने लगता है, इसका मतलब यह है कि चिंतन में ये अगर मूर्त चीज़ बच्चों को दिया जाए तो उस पर वो चिंतन करने लगे। जैसे अगर बच्चा को छोटा सा गाड़ी दिया जाए तो बच्चा उसको देखेगा, इसमें व्हील्स कितने हैं, इसमें चेयर कहाँ है ड्राइवर को बैठने का, इसमें कैसे चलता है, ये तो मूर्त है। अगर उसको गाड़ी के बारे में बताइएगा तो सुन के रह जाएगा, मूर्त चिंतन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मूर्त तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है। तीसरा नंबर है कि बच्चों में संरक्षण संबंधित वर्गीकरण आ जाता है। देखिएगा, अब देखिएगा तीसरा अवस्था में बच्चों में संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण का गुण आ जाता है, ठीक है। चौथा है आयतन का ज्ञान बच्चों में क्या होता है, आ जाता है। तीसरा अवस्था में बच्चों में आयतन का ज्ञान क्या होता है, आ जाता है, ठीक है। और तीसरा अवस्था में बच्चा नो डीप थिंकिंग गहराई से चिंतन नहीं कर पाता, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जानते हैं चौथा अवस्था, जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात की जाए तो 11 से 18 वर्ष तक चलता है, ठीक है। 11 से ऊपर भी इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात की जाए तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चिंतन में क्रमबद्धता, इसमें है कि बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता आ जाता है। वर्गीकरण विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है, विकेंद्रीकरण समझा ही चुके हैं। मस्तिष्क परिपक्व होता है, बच्चों के मस्तिष्क जो है परिपक्व हो जाता है। कार्य कारण में अंतर बच्चा क्या करता है, समझ जाता है, कार्य कारण में अंतर समझ जाता है। उसको बोलिएगा सब्जी का पानी कहाँ गया और चावल बनता है उसका पानी कहाँ गया, बारिश कहाँ से होती है, तो सब बता देगा बच्चा, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 18 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि अगर बच्चों को बताइएगा कि तुम्हारा स्कूल कैसा है, अगर घर पे रहेगा बच्चा, स्कूल पर नहीं जाएगा, आप बताइएगा तुम्हारा स्कूल कैसा है, तो वो अमूर्त सोच कर बता देगा, मेरे स्कूल में एक खेल का मैदान है, मेरे स्कूल में ये है, मेरे स्कूल में वो है, तो बता देगा, ठीक है। तो ये होता है अमूर्त चिंतन। तो ये क्वेश्चन था आपका कि बच्चों में संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास की समझ विकसित करे, ऐसे पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जीन प्याजे के संदर्भ में, जीन प्याजे का थ्योरी अभी हम देखे हैं, तो जीन प्याजे के संदर्भ में यही पूछ सकता है संज्ञानात्मक विकास आप क्या समझते हैं। यही पूछ सकता है संज्ञान क्या होता है। यही पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास में जीन प्याजे के सिद्धांत का वर्णन करें एवं इसके शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें, ठीक है। तो ये सब पूछ सकता है। तो आप इस समझ चुके हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल डीप से समझेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीखना एवं परिपक्वता में क्या अंतर को समझाइए। सीखना एवं परिपक्वता में क्या क्या अंतर है। देखिएगा, सीखना और परिपक्वता, सीखना क्या होता है, सीखना लर्निंग को बोलते हैं और परिपक्वता मैच्योरेशन को बोलते हैं। परिपक्वता मैच्योरेशन को बोलते हैं और लर्निंग को बोलते हैं। आइएगा, इसका अंतर से आप समझ जाइएगा दोनों क्या है। सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। देखिएगा, सीखना हम लोग लर्निंग करते हैं तो क्या करते हैं, उसको अर्जित करते हैं, लेकिन परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया, परिपक्वता एक विकास है, ठीक है, जो कि शास्त्रावस्था तक होता है, ये किशोरावस्था तक होता है, ठीक है। परिपक्वता मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का विकास होना, पैर के
पैर का विकास होना, हाथ का विकास होना, हर एक उम्र पर जाके ये रुक जाता है। आपका लंबाई बढ़ेगा, 21 साल के बाद आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा। तो आप परिपक्व हो चुके हैं, उसके बाद आप में कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि दूसरा नंबर है कि अभ्यास का महत्व। इसमें क्या होता है, अभ्यास का महत्व होता है अधिगम में, जबकि परिपक्वता में अभ्यास का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। ये जन्मजात होते रहता है विकास बच्चों में, ठीक है। तीसरा नंबर है कि जीवन भर चलेगा। जो विकास होता है, सीखने की प्रोसेस होता है, जीवन भर चलेगा, लेकिन यह रुक जाती है। यह कुछ बाद बोले ना, किशोरावस्था में परिपक्वता रुक जाती है। 4 नंबर है कि शरीर के अंगों में परिवर्तन नहीं होता। सीखना में शरीर के अंगों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन परिपक्वता में शरीर के अंगों में क्या होता है, बेसिकली बहुत परिवर्तन होता है। यही तो मेन है, शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट है कि सीखने की प्रक्रिया परिपक्वता पर निर्भर होती है। सीखने की प्रक्रिया परिपक्वता पर निर्भर होती है। सीखने की प्रक्रिया, जब तक बच्चा परिपक्व नहीं होगा, जब तक उसका मानसिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, तब तक बच्चा कैसे सीखेगा, ठीक है। लेकिन परिपक्वता की प्रक्रिया सीखने पर निर्भर नहीं करती। लेकिन परिपक्वता जो होता है, बच्चों में विकास जो होता है, जो पैर, हाथ, नाक, कान, जीभ, त्वचा का बढ़ना, ये तो विकास पर निर्भर नहीं करेगा, ये तो सीखने पर निर्भर नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि बच्चा सीखता है तभी उसका विकास होता है, नहीं सीखेगा तो उसका लंबाई भी छोटा रह जाएगा, हाथ पैर भी नहीं बढ़ेगा, हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो परिपक्वता की प्रक्रिया सीखने पर निर्भर नहीं होता है, जबकि सीखने की प्रक्रिया परिपक्वता पर निर्भर होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। तो ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन, सीखना और परिपक्वता में क्या अंतर है। ऐसे पूछ सकता है, सीखना और परिपक्वता के अंतर संबंधों का वर्णन करें, सीखना और परिपक्वता में क्या अंतर है, सीखना एवं परिपक्वता का आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है, ठीक है। तो आप जब समझ जाइए कि सीखना और परिपक्वता क्या है, तो वहाँ पे तो डील करिए दीजिएगा। नेक्स्ट है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम से आप क्या समझते हैं। बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करें एवं इसके शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा करें। देखिएगा S2 जो पेपर है खाली सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। सिद्धांत आप समझ गए, S2 खत्म, ठीक है। तो आइएगा, इसमें बात किया गया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके, बंडुरा का। जो बंडुरा एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि बच्चे समाज में कैसे सीखते हैं, ठीक है। आइएगा बांडुरा के बारे में जान लेते हैं। निवासी बांडुरा साहब कनाडा के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इन्होंने कहा कि बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण मतलब नकल करके सीखता है, ठीक है। इन्होंने जोकर और बोबो डॉल पर प्रयोग किया। एक जोकर और बोबो डॉल पर प्रयोग किया। इनका प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो बहुत उत्सुक रहिएगा आप लोग, एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी, ठीक है। तो बोबो डॉल पर इन्होंने प्रयोग किया, ठीक। आइए बोबो डॉल के प्रयोग को समझते हैं, ठीक है। पहला है कि बोबो डॉल का प्रयोग, ठीक है। इसमें एक कमरे में सारा डॉल मतलब खिलौना को एक बार सारा डॉल रख दिया जाता है और एक बड़ा सा बोबो डॉल को रख दिया जाता है और एक लड़का आता है, उस कमरे में एक लड़का आता है, ठीक है, और डॉल को मारता है। इस पर 3 फिल्म बनाई जाती है। देखिएगा, एक कमरा है, उसमें बहुत सारा डॉल रख दिया जाता है, एक बड़ा सा बोबो डॉल रख दिया जाता है और उस कमरा में कैमरा लगा दिया जाता है, उस रूम में कैमरा लगा दिया जाता है और उसमें एक लड़का को भेजा जाता है। वो लड़का क्या करता है कि पहला फिल्म बनाया जाता है, एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाया जाता है 5-10 मिनट का। उसमें बनाया जाता है कि पहले लड़का जो है फर्स्ट फिल्म में क्या करता है, फर्स्ट फिल्म में लड़का जो है कि बोबो डॉल को क्या करता है, पीटता है, खूब मारता है उसको, बोबो डॉल को खूब मारता है, पटक पटक के मारता है, ठीक है। तो इस वाला में एक वीडियो बन गया। दूसरा में लड़का प्रवेश किया और दूसरा फिल्म में क्या है कि लड़का है कि बोबो डॉल को क्या करता है, प्यार करता है, ठीक है, बोबो डॉल को प्यार करता है। और तीसरा फिल्म में है कि लड़का जो है बोबो डॉल को कुछ नहीं करता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 प्रकार के फिल्म को दिखाया जाता है और बच्चों के 3 समूह बनाए जाते हैं और समूह में प्रोजेक्टर लगा के बच्चों को दिखाया जाता है। पहला फिल्म दिखाया जाता है बच्चों को कि फर्स्ट फिल्म दिखाया जाता है जिसमें लड़का जो है बोबो डॉल को मारता है और उसको पुरस्कार दिया जाता है। फर्स्ट फिल्म दिखाया जाता है जिसमें लड़का जो है आक्रामक व्यवहार करता है, उसमें पुरस्कार दिया जाता है, बच्चा उसको देखते हैं, बच्चों का समूह उसको देखते हैं। एक समूह की बात हो गई। दूसरा समूह बच्चा का बनाया जाता है, उसमें अलग प्रकार के बच्चा होते हैं और उसमें जो है कि बच्चा ये बोबो डॉल को प्यार करता है और उसको दंडित किया जाता है लड़का को, ठीक है।
तो ये दूसरा ग्रुप के बच्चा को दिखा दिया जाता है। तीसरा ग्रुप के बच्चा को क्या दिखाया जाता है कि बोबो डॉल को कुछ नहीं करता लड़का, ठीक है, और उसमें बोबो डॉल के कुछ नहीं करता। फर्स्ट ग्रुप में जब बच्चा बोबो डॉल को मार रहा था तो उसको पुरस्कृत किया जाता है। सेकंड में जब बच्चा बोबो डॉल को प्यार कर रहा था तो उसको दंड दिया जाता है। और थर्ड में है कि जब बच्चा कुछ नहीं कर रहा था उसको कुछ नहीं दिया जाता है। इस तरह की फिल्म को दिखा दिया जाता है बच्चों को। अब बच्चा क्या करता है, इसका अनुकरण करता है। अब देखिएगा बच्चा अनुकरण कैसे करता है। उसके बाद सब तीनों ग्रुप के बच्चों को, 3 ग्रुप बनाया गया था जिसको फिल्म दिखाया गया था। तीनों ग्रुप के बच्चों को बगीचा में ले जाया जाता है और बगीचा में उसको एक बड़ा सा डॉल दे दिया जाता है। जो बच्चा देखा कि हाँ बोबो डॉल को मारा गया था, उसको पुरस्कार किया गया, तो वो बच्चा बोबो डॉल को मारने लगता है कि हमको भी पुरस्कार मिलेगा। तो ये अनुकरण कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा देखा कि बोबो डॉल को मारा गया है और उसको मारने पर उसको दंडित किया जाता है, ठीक है, दंडित किया जाता है, ठीक है, तो वो बच्चा नहीं मारता है बोबो डॉल को, ठीक है। और जो बच्चा को दिखाया गया कि कुछ नहीं किया तो वो बच्चा ऐसे ही घूमते रहता है, बोबो डॉल को छूता भी नहीं है गार्डन में, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया, इससे यही समझ में आया कि बच्चा के सामने जैसा आप व्यवहार कीजिएगा, बच्चा के सामने जैसा आप व्यवहार कीजिएगा वैसा बच्चा करेगा, ठीक है। इससे यही समझ में आता है, बच्चा समाज द्वारा सीखता है। अल्बर्ट बांडुरा साहब बोलते हैं कि बच्चा समाज में अनुकरण द्वारा सीखता है, ठीक है। तो इसके शैक्षिक निहितार्थ की अगर बात की जाए तो इसमें बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होगा, नैतिकता का बच्चों का विकास होगा। भाई नैतिकता का विकास तो होगा ही होगा। उसके बाद है कि बच्चों में सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा, बच्चों को सीखने के लिए क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के शैक्षिक निहितार्थ, और सारा हो सकता है। सामाजिक विकास होगा बच्चा का, देखिए है ही लिखे हुए हम कि सामाजिकरण में सहायक होगा। उसके बाद अनुशासन बनाए रखेगा बच्चा, अनुशासन तो स्वाभाविक रूप से बनाए रखेगा। तो ये क्वेश्चन था अल्बर्ट बांडुरा पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है। तो संज्ञानात्मक विकास जो ज्ञान होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखिएगा। फर्स्ट कारक है परिवार की पृष्ठभूमि। परिवार की पृष्ठभूमि संज्ञान, हमारे संज्ञान के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। परिवार की पृष्ठभूमि संज्ञान के विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद बच्चों का मनोदशा, बच्चों की जो मनोदशा होती है वो भी संज्ञान को प्रभावित करेगा। उसके बाद है कि समाज की दशा, अगर समाज में अच्छा व्यवहार किया जाए तो बच्चा भी उसको देखकर क्या करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा। उसके बाद बच्चों की शारीरिक स्थिति, तो बच्चों की शारीरिक स्थिति ठीक रहेगा तो बच्चा क्या करेगा सीखने में रुचि जागृत करेगा, ठीक है, और वो उत्तम रूप से सीख सकता है। 5वां है मित्र मंडली या फिर समवय समूह, यानी कि जो फ्रेंड ग्रुप होता है वो भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावित भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो ये आपके 5 को कारक याद रखिएगा, 5 में 3 आपको याद रहेगा तो वहाँ पे लिख सकते हैं। वहाँ पे आप जब इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, ठीक है, 2 बार 3 बार देखिएगा। इसको आपको नोट करने की कोई ज़रूरी नहीं है, नोट मत कीजिएगा, आपको PDF दे देंगे मेरे व्हाट्सअप पे, आपको PDF पूरा मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है इस वीडियो में, फर्स्ट में ही दे दिया गया था, ठीक है। 5 नंबर है कि बच्चों में संप्रत्यय विकास, देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड आया, संप्रत्यय विकास की अवधारणा स्पष्ट करें तो संप्रत्यय विकास से संबंधित मानसिक प्रक्रिया में कौन कौन सी है, ठीक है। तो संप्रत्यय विकास, यहाँ पे पहले वर्ड समझिए, संप्रत्यय विकास क्या है। तो संप्रत्यय विकास की अगर बात की जाए, संप्रत्यय विकास की अगर बात की तो वस्तुओं के समान गुणों के आधार पर बनने वाली मानसिक प्रारूप को संप्रत्यय विकास कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपको सांप का उदाहरण दिए, ठीक है, सांप का उदाहरण दिए, ठीक है, सांप का क्या दिए, उदाहरण दिए। तो बच्चों में मानसिक गुण के आधार पर बनने वाली प्रतिमा को क्या बोलते हैं, संप्रत्यय बोलते हैं। तो सांप, आपके मन में एक संप्रत्यय आया कि हाँ वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके चलता है और काटता है तो इंसान मर जाता है। हरियर बुल्लू लाल पीला रंग के होता है सांप, तो आपके मन में एक संप्रत्यय आया, ठीक है। इसी को संप्रत्यय विकास बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, संप्रत्यय विकास बोलेंगे। सेब, आपके मन में सेब आ गया तो इसी को संप्रत्यय विकास बोलेंगे, ठीक है, समझ गया संप्रत्यय विकास क्या होता है। संप्रत्यय विकास से संबंधित मानसिक प्रक्रिया। अब संप्रत्यय विकास से संबंधित मानसिक प्रक्रिया से निरीक्षण करना, बच्चे जब निरीक्षण करते हैं, कोई चीज़ करते हुए देखते हैं या फिर करते हैं तो उसको क्या होता है, उसका संप्रत्यय का विकास होता है। तुलना करना, बच्चे जब बड़ा छोटा मोटा पतला ये सब में तुलना करता है तो उसमें क्या होता है, संप्रत्यय विकास होता है। पृथक्करण करना, बच्चा जब पृथक करता है, जैसे देखिए
गिनती हम लोग बच्चों को सिखाते हैं तो पृथक करता है कि एक अलग होता है, दो अलग होता है, तीन ऐसे लिखा था, चार ऐसे लिखा था, पृथक पृथक यानी कि अलग अलग कर रहा है, तो वो हो जाता है सामान्यीकरण करना। देखिएगा सामान्यीकरण एक प्रोसेस है जिसके अनुसार पहले हम लोग परिकल्पना का निर्माण करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, कल्पना का निर्माण करते हैं, उसके बाद अनुभव के आधार पर उसकी जांच करते हैं। पहले हम परिकल्पना का निर्माण करते, देखिएगा जैसे सांप, कोई बोला आपको, कोई आया अब बोला कि सांप जो होता है ना कोई कि वह दौड़ता है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले परिकल्पना कीजिएगा कि सांप दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है। तो आप अनुभव के आधार पर, आप अपना प्रीवियस अनुभव के आधार पर उसकी जांच कीजिएगा कि नहीं सांप कहीं दौड़ता है, वो तो रेंगता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको परिवर्तन कीजिएगा, उसमें बोलिएगा कि नहीं सांप दौड़ता नहीं है, रेंगता है, और क्या होता है उसके बाद लास्ट में आपको प्रत्यय का निर्माण हो जाएगा कि नहीं सांप जो है कि बिल्कुल जो है कि रेंगता है, ठीक है। तो ये हो जाता है सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण का मतलब प्रकटीकरण करना, ठीक है। सामान्यीकरण समझिएगा, सामान्यीकरण पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अंदर से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बच्चों के संप्रदाय विकास की अवधारणा विकसित करें, बच्चों के संप्रदाय विकास में सामान्यीकरण कैसे होता है, कि बच्चों के संप्रदाय विकास से आप क्या समझते हैं, बच्चों के संप्रदाय विकास में संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो मानसिक प्रक्रिया यही है 4 गुण 5 गुण, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के संप्रदाय विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बच्चों के संप्रदाय विकास को, किसको, संप्रदाय विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है बौद्धिक परिपक्वता, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो प्रभावित करेगा संप्रदाय विकास को। उसके बाद ज्ञानेंद्रियों की अवस्था यानी कि जो अब आप बचपन की जो भी आपका अनुभव है वो आपको प्रभावित करेगा। उसके बाद शिक्षण के अवसर, अगर आपको अवसर अच्छा नहीं मिलेगा तो आपके संप्रदाय निर्माण सही नहीं होगा। उसके बाद अनुभव, आपका अनुभव भी संप्रदाय निर्माण को प्रभावित करेगा। उसके बाद है कि सामाजिक आर्थिक स्तर, जो आपका है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वो भी आपको क्या करेगा, संप्रदाय विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। 7 नंबर है कि बच्चों के संप्रदाय विकास के ब्रूनर मॉडल के सैद्धांतिक आधारों का वर्णन करें। देखिए बच्चों के संप्रदाय विकास के ब्रूनर मॉडल, अब यहाँ पे एक सिद्धांत आ गया ब्रूनर का सिद्धांत। फर्स्ट में आप जीन पियाजे पढ़ चुके हैं, सेकेंड में आप क्या पढ़े हैं, अल्बर्ट बांडुरा पढ़ चुके हैं, थर्ड में आपका ब्रूनर आ गया, फोर्थ में आएगा वाइगोस्की, ठीक है, फिफ्थ में आएगा स्किनर। 5 को आप सिद्धांत को याद कीजिए, आपका S2 खत्म हो जाएगा। इसको अच्छा से समझिएगा, सीटेट में भी हेल्प करेगा। ब्रूनर के सिद्धांत का वर्णन कर, ठीक है। आइएगा ब्रूनर का सिद्धांत देखिए, देखिएगा ब्रूनर, इनका मानना है कि बच्चों में अनुभूतियों की मदद से संप्रदाय का विकास होता है। बच्चों में अनुभूति का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस की मदद से बच्चों में क्या होता है, संप्रदाय का विकास होता है। ब्रूनर जानना चाहते थे कि बच्चे किस ढंग से अपनी अनुभूति एक्सपीरियंस को मानसिक रूप में बनाता है, अपनी बच्चा जो एक्सपीरियंस अपने कैसे बनाता है, ठीक है। और दूसरा नंबर जानना चाहते हैं कि शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में बच्चों के मानसिक चिंतन कैसे होता है, ब्रूनर ये जानना चाहते हैं। 2 क्वेश्चन को ब्रूनर जानना चाहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप में 3 तरीकों से द्वारा बनाता है। जो भी बच्चा है अपनी मानसिक संरचना को 3 तरीकों से बनाता है, अपनी अनुभूतियों को, एक्सपीरियंस को, ठीक है। देखिएगा पहला है कि सक्रियता विधि यानी कि इनएक्टिव मोड। देखिएगा ये क्या होता है, जन्म से 18 माह तक होता है। इसमें क्या है कि अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। बच्चा जो है अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। जैसे देखिए बच्चा को जब भूख लगेगा ना तो रोएगा, पैर हाथ पटकेगा। तो 0 से जन्म से लेकर और 18 वर्ष की अवस्था में इनएक्टिव स्टेज में होता है बच्चा, सक्रियता विधि में होता है, और वो अपनी इस अवस्था में वो अपनी आवश्यकताओं को क्रियाओं द्वारा, अनुभूतियों द्वारा वो प्रकटीकरण करता है, ठीक है। हाथ पैर पटक के बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि दृश्य प्रतिमा विधि। नेक्स्ट स्टेज है कि आइकॉनिक मोड 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा में पाया जाता है। इसमें है, इस विधि में बच्चा अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमा यानी विजुअल इमेजेस बनाकर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। जैसे देखिए इसमें है कि बच्चा दृश्य प्रतिमा बनाकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करे। जैसे देखिए बच्चा अगर सेब देखा ना तो सेब उसके माइंड में फिट है और वो बोलेगा कि हमको सेब चाहिए, ठीक है। वो बोलेगा हमको सेब चाहिए, तो एक दृश्य प्रतिमा अपने मन में बना लेता है बच्चा इस स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सांकेतिक अवस्था या सांकेतिक विधि यानी कि
सिंबॉलिक मोड, यह 7 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें जो है बच्चा भाषा द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्त करता है, भाषा द्वारा, यानी कि इसमें बच्चा बोलने लगेगा कि हमको चावल चाहिए, हमको दूध चाहिए, हमको खिलौना चाहिए। ठीक है, तो ये बोलने लगेगा। तो ये 3 गो अवस्था है किसका 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 ब्रूनर का। ठीक है, ब्रूनर का अगर बात आए तो इसको आप लिख दीजिएगा। ब्रूनर क्या जानना चाहते थे, बच्चों में अनुभूतियों का विकास कैसे होता है, बच्चों में संप्रदाय का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। 8वां है कि अब देखिए पावलो भी है, छठा, 6 गो मनोवैज्ञानिक है, सॉरी हम तो 5 गो गिनाए थे, 6 गो है। ठीक है, पावलो की बात है 6 गो, 6 में से 5 मेरा गारंटी है। कितना परसेंट? 100%, 100% गारंटी है कि ये 6 में से 5 को आपका एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, या 2 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए, उसका गारंटी हम नहीं लेते कि 2 नंबर में आएगा कि 5 नंबर में आएगा कि 10 नंबर में आएगा, लेकिन 10 नंबर में 2 को जरूर आएगा, 3 नंबर में 1 आध गो आएगा, और 5 नंबर वाला में धड़ल्ले से आएगा 3-4 गो आएगा, क्योंकि अब इसके आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। पावलो के अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ का विश्लेषण करें और आलोचनात्मक समझ विकसित करें तथा इसके शैक्षिक निहितार्थों की चर्चा करें। देखिएगा, पावलो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत दिया। अब ये सिद्धांत क्या होता है हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाएंगे। ठीक है, बिहारी भाषा जिसको बोलते हैं उसमें समझाएंगे। ठीक है, आलोचनात्मक समझ विकसित किया। पावलो ने कहा, किसने कहा? पावलो ने कहा कि अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुबंधन, जब बच्चा अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया पर किया गया क्रिया को अनुक्रिया बोलते हैं। बहुत सारा बता देता है क्रिया को अनुक्रिया बोलते हैं, नहीं, क्रिया पर किया गया अनुक्रिया। जैसे आपको मम्मी डांटती है और फिर आप गुस्सा हो जाते हैं और हाथ पैर पटकने लगते हैं, पटकते हैं ना? नहीं पटकते हैं, बच्चा पटकने लगता है, तो क्रिया पर अनुक्रिया किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनुक्रिया बोलेंगे। क्रिया पर, जब मम्मी क्रिया की उस पर आप क्रिया कर रहे हैं तो अनुक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो अनुक्रिया, बच्चा जब अनुक्रिया करेगा और वह उद्दीपक को जब प्राप्त कर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अनुबंधन बोलेंगे। उसके बीच में एक अनुबंधन, एक उसको जो है एक सुख अनुभव होगा, एक खुशी का अनुभव होगा। ठीक है, जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको नोट्स नहीं बनाना, आप नोट्स ये व्हाट्सएप पर दे देंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरू में दिए थे। तो अनुक्रिया कर रहे हैं आप, वीडियो देख कर नोट्स बना रहे हैं। अनुक्रिया के उद्दीपक आप क्या है? उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य। आपका लक्ष्य क्या है? डीएलएड एग्जाम में 80% प्लस नंबर लाना। ठीक है, तो आपका वो लक्ष्य हो गया। अगर आप अनुक्रिया करके लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए तो आपके अंदर अनुबंधन का निर्माण होगा, अनुबंध का निर्माण होगा। अनुबंध क्या होता है? वैसी अवस्था जहाँ पे सुख का अनुभव हो, वैसी अवस्था जहाँ पे अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लिया गया हो, इसके दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसको अनुबंधन बोलते हैं। ठीक है, क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य को, उद्दीपक को प्राप्त करता है तो उसी को अनुबंधन बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी को अनुबंधन बोलते हैं। नेक्स्ट, अनुबंधन का जनक ईपी पावलोव को बोला जाता है। अनुबंधन का जनक किसको बोला जाता है? ईपी पावलोव का। ये पावलोव का थ्योरी है। पावलोव का कौन सा थ्योरी है? अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, देखिएगा, अनुक्रिया और अनुबंधन समझिएगा। अनुक्रिया मतलब क्रिया, अनुबंधन मतलब जो उद्दीपक को प्राप्त करने के बाद जो सुख का अनुभव होता है, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अभी सिद्धांत समझ रहे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल समझिए, आप पूरा चीज़ समझिएगा। वीडियो सिर्फ देखते रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप अगर S2 के लिए 1 घंटा नहीं दे रहे हैं वीडियो पर, तो आप क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पावलो है कि रूसी मनोवैज्ञानिक है। पावलो की बात हो रही थी तो रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने 2004 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने 2004 में नोबेल पुरस्कार मिला था किस पर? पाचन प्रक्रिया पर, कुत्ते के पाचन प्रक्रिया पर इन्होंने प्रयोग किया था। देखिएगा, हम भी अभी करने वाले हैं प्रयोग, बिल्कुल प्रयोग करने वाले हैं इसी का। देखिएगा, प्रयोग किया था कुत्ता पर। ठीक है, आइए प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले जो है इन्होंने एक कुत्ता को रस्सी से बांध दिया और कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जो लक्ष्य या उसके कुत्ते में लार की वृद्धि करती थी। देखिएगा, एक कुत्ता है, देखिएगा, एक कुत्ता को क्या किया इन्होंने रस्सी से क्या किया? बांध दिया। एक कुत्ता है तो कछुआ बन गया, रस्सी से बांध दिया। ठीक है, जो रस्सी होता है उससे बांध दिया, और उसके सामने भूखा कुत्ता था तो उसके सामने भोजन रख दिया। ठीक है, उसके सामने क्या रख दिया? भोजन रख दिया।
और जब भी भोजन रखा था, पहला स्थिति देखिए, पहला स्थिति में क्या, कुत्ता को बांधकर उसके सामने भोजन रखा। जैसे ही भोजन रखा, कुत्ता उसको देखा तो कुत्ता में लार आया, कुत्ता में लार आ गया कि भोजन को खाने के लिए। होता है ना, आपको आपके सामने जब ये गोलगप्पा का नाम लेते हैं, गोलगप्पा पानी पूरी, आपके सामने अभी भी मुंह में लार आ रहा होगा, आ रहा है, एंजाइम निकल रहा है, जो सलाइवा बोलते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि आपको गलत चीज़ समझ रहे हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट है जो कि इंसान पर भी किया जा सकता है और कुत्ता पर भी किए थे पावलो साहब ने, ठीक है। तो मजाक की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इंसान हैं, आप पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है कि जब भोजन दिया गया था तो कुत्ता में लार आया। एक स्थिति में भोजन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्वाभाविक उद्दीपक बोलेंगे। यह स्वाभाविक लक्ष्य है, ठीक है, ये स्वाभाविक लक्ष्य है। और उसको ये लार आता है, इसको क्या बोलेंगे, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया सब में ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया ऐसी प्रक्रिया जो स्वाभाविक रूप से आ रहा है, उसमें कोई कहने की बात नहीं कि हाँ तू लार निकाल, ऐसा कोई बात नहीं ना, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कुत्ता को बोलिएगा भी नहीं कि लार निकाल, तो भौंक काट लेगा, ठीक है। और दूसरा है कि दूसरा स्थिति है कि घंटी प्लस भोजन, घंटी प्लस भोजन। देखिए अब कुत्ता को क्या किया दूसरा स्थिति में कि भोजन डाला और ऊपर से वो घंटी बजा दिया, भोजन डाला घंटी बजा दिया, कुत्ता समझ गया कि भोजन आया तो घंटी भी आया, ठीक है। तो ये है कि घंटी जो है कृत्रिम उपग्रह है, कृत्रिम है, अपना से बनाया गया है, ठीक है, ये स्वाभाविक थोड़ी ना है, कृत्रिम उद्दीपक है, ठीक है। भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक था, और ये लार आना क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कुत्ता द्वारा, ठीक है। तीसरा स्थिति में क्या किया कि और घंटी बजाया तो वो लार आ गया, भोजनों नहीं दिया, घंटी सिर्फ बजा दिया, टन 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 करके घंटी बजा दिया और कुत्ता का लार आ गया, ठीक है। कुत्ता में सलाइवा आ गया, उसको खाने की प्रवृत्ति जागृत हो गई, बेचैन हो गया खाने के लिए, ठीक है। तो तीसरा में कहा गया कि कृत्रिम उद्दीपक से स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या सीखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से शिक्षक के विषय के प्रति अनुबंधन रखना चाहिए, अनुबंधन कराना चाहिए, हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए अनुबंधन का मतलब होता है इतिहास, अनुबंधन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दिए इतिहास को भूगोल से, मैथ को हिंदी से, ठीक है, ऐसे जोड़ दिए, तो ये हो गया। इसके द्वारा हम लोग बच्चों को गिनती भी सिखा सकते हैं, अनुबंधन के द्वारा, ठीक है, गिनती भी सिखा सकते हैं, जो बच्चे गिनती भी सिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तीसरा, हमें अच्छी आदतों का निर्माण करा सकते हैं बच्चों में, अनुशासन बच्चों को लाया जा सकता है, अनुशासित किया जा सकता है बच्चों को, ठीक है। तो ये था पावलो का सिद्धांत। पावलो का अगर सिद्धांत आ जाए ना तो ऐसे ही करके लिखिएगा जैसे हम नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स जैसा वैसे आप लिख दिए तो फिर आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। अब जाइए स्किनर आ गया, स्किनर आ गया जिसको BF स्किनर भी बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस मनोवैज्ञानिक है। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में विश्लेषण करें और इसकी आलोचनात्मक समझ विकसित कर इसके शैक्षिक निहितार्थों का वर्णन करें। आइए सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का क्या है, पहले स्किनर के बारे में जानते हैं। स्किनर का फुल फॉर्म, स्किनर का नाम है VF स्किनर, इसका शायद फुल फॉर्म होता है बोरिक फेडरिक, ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है, देख लीजिएगा। इसमें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये व्यवहारवाद के जनक है। व्यवहारवाद जैसे वैसा मनोवैज्ञानिक जो व्यवहार पर विश्वास रखता है उसको व्यवहारवाद बोलते हैं, व्यवहारवाद से संबंधित होते हैं, ठीक है। ये प्रयोग किया चूहा पर, देखिए अभी चूहा पर प्रयोग कर रहे हैं, पावलो कुत्ता पे किया था, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, चूहा पर प्रयोग कर रहे हैं। आइए चूहा पर प्रयोग करते हैं। अब ये इंसान तो बच गया है, सब पर तो प्रयोग हो ही गया है। प्रयोग की अगर बात की जाए तो इन्होंने एक भूखा चूहा को एक बॉक्स, जिसको स्किनर बॉक्स भी बोलते हैं, एक बॉक्स में बंद कर दिया। एक भूखा चूहा को एक बॉक्स में बंद कर दिया, जालीदार बॉक्स था, उसमें सांस लेने की जगह थी, ठीक है। इसमें एक ओपनिंग बटन था और चूहे के लिए बॉक्स बाहर भोजन रख दिया गया, ठीक है। इसमें एक ओपनिंग बटन था जिसको अगर गलती से भी चूहा दाब दे तो बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। गलती से भी अगर चूहा दाब दे तो क्या होता है, बॉक्स खुल जाता है। और इस बॉक्स को क्या नाम दिया गया, स्किनर बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि दूसरी बार उसके बाद जब चूहा थोड़ा देर इधर उधर करता है और उसे धोखा से उस बटन को पैर लग गया और बॉक्स खुल गया और चूहा भोजन मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से चूहे को भोजन मिल गया, अचानक से उसे बटन पर पैर दबा गया और बॉक्स खुल गया। चूहा समझ गया कि बटन से पैर दबाने पर बॉक्स खुलता है, ठीक है। चूहा जो है सो समझ गया। उसके बाद दूसरी बार भी चूहा भोजन पुनर्वलन
पुनर्वलन के लिए फिर से बटन ढूंढता है। दूसरी बात जो है कि बच्चा का चूहा जो है पुनर्वलन मतलब कि क्या होता है, पुरस्कार एक तरह से, जो कि लक्ष्य जो आपको चाहिए था के लिए बटन ढूंढता है। वो भोजन के लिए, यहाँ पुनर्वलन क्या है, भोजन है, भोजन के लिए बटन ढूंढता है। तो इस एक्सपीरियंस से आपको क्या सीख मिला, इससे हम एज ए टीचर हम लोग यही सीखे कि जो है कि बच्चा को जब हम लोग पुरस्कृत करते हैं, ठीक है, बच्चा को जब हम लोग पुरस्कार देते हैं तो बच्चा सीखता है, एक तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा इसके शैक्षिक निहितार्थ की बात की, शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, ठीक है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा में सीखने की गति एवं सफलता तेज करना। तो बच्चों को आप पुरस्कार दीजिएगा तो बच्चा तेज गति से सीखेगा, ठीक है। उसके बाद है शब्द भंडार में वृद्धि करना। बच्चा जब वर्ड मीनिंग याद कर रहा और उसको पुरस्कृत करके रोज 10 वो वर्ड मीनिंग जो याद करके लाएगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा, क्या बच्चा सब के सब याद करके लाएगा। उसके बाद है तीसरा नंबर है कि नैतिक विकास में वृद्धि होती है, ठीक है, नैतिक विकास में भी वृद्धि होती है इससे। उसके बाद सृजनात्मकता के विकास के लिए, देखिए चूहा सृजन हुआ ना कि बटन ढूंढ लिया वो, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है। नोट देखिएगा, स्किनर सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उस व्यवहार को दोबारा करना चाहता है। अगर आप कोई व्यवहार कीजिएगा उसमें आपको संतोष की अनुभूति हुई, ठीक है, तो प्राणी जो है वह व्यवहार फिर से करेगा, यह स्किनर का मानना था। जैसे देखिए आप लोग डीएलएड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डीएलएड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इसमें सफलता मिल गई, अगर मान लीजिए आप एक इस तरह से मान लीजिए कि बीपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम में प्री अगर निकालता है SC ST और OBC के बच्चा, तो उसको 50,000 के साथ आई थिंक 50,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो 50,000 रुपया हुआ अगर वो मिला तो क्या करेगा बच्चा, फिर से बीपीएससी निकालेगा। ऐसे 2 बार 3 बार नहीं मिलेगा, फिर से बीपीएससी निकालेगा। और जैसे जैसे आप अनुक्रिया कीजिएगा, अगर आपको आनंद की अनुभूति हो रही है फिर अनुक्रिया को आप दोहराइएगा, ठीक है। लालची मानव ऐसे बोल सकते हैं। तो ये स्किनर का ये मानना था, सही भी मानना था। उसके बाद है कि दूसरा नंबर है कि एक सेकेंड देखिएगा, दूसरा नंबर है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायित्व है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता, देखिएगा जब बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे तो उसमें क्रियाशीलता आएगा, ठीक है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता का मतलब जब बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे तो उसमें क्रियाशीलता आएगा और वही सीखने में हम लोग के क्या करेगा, मदद करेगा। तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन और क्रियाशीलता मतलब बच्चे उत्सुक है सीखने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्किनर का मत है कि प्रत्येक पुनर्वलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है। जी हाँ बिल्कुल, पुनर्वलन का मतलब क्या होता है, पुरस्कार। अब पुरस्कार जब मिलेगा तो बच्चा अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित होगा ही होगा, स्वाभाविक बात है। तो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब देखिए 10 नंबर में वाइगोस्की आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 10 नंबर टॉप क्वेश्चन है और ये बिल्कुल देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। आप लास्ट क्वेश्चन वॉच कीजिएगा, लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा और आप बिल्कुल अच्छा तरह से समझ जाइएगा इसको। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, देखिएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं का वर्णन करें एवं उसके समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो वाइगोस्की की बात की जा रही है जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में वाइगोस्की की बात हो तो आप समझ लीजिएगा कि वाइगोस्की की बात की जा रही है, ठीक है। आइएगा इसको छोटा कर देते हैं, ना पिक का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हाँ, थ्योरी बाय लेव वाइगोस्की, इसका पूरा नाम क्या था, लेव वाइगोस्की, जो कि सोशो कल्चर थ्योरी दिए थे लेव वाइगोस्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसको बोला जाएगा, ठीक है। वाइगोस्की जो थे कि रूस के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, ये रूस के रहने वाले थे। वाइगोस्की ने बच्चों के विकास के समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान माना। वाइगोस्की कहते हैं बच्चों के विकास में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर वाइगोस्की के बारे में क्वेश्चन आएगा, समाज के बारे में आप लिख दीजिएगा। बच्चे अपने से बेहतर संगति से अच्छा सीखता है। जी बिल्कुल, बच्चे अपने से बेहतर संगति से अच्छा सीखता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। कहा जाता है कि बच्चों को
स्वयं सीखने देना चाहिए, वो स्वयं सीखे। जब वो कार्य करने में असफल हो तो उसको क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। अब मदद कैसे करेगा ये भी आगे बताया गया है, ठीक है। बच्चों की भाषा और विकास 2 वर्ष तक अलग अलग होती है, जबकि 2 वर्ष के बाद बच्चों की भाषा और विकास एक हो जाती है। बच्चों की भाषा देखिएगा, एक होता है लैंग्वेज भाषा, ठीक है, और एक होता है भाषा और विचार। भाषा और विचार, भाषा और जो विचार होता है कि बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक बच्चों की भाषा विकास अलग अलग होती है। बच्चों की भाषा नहीं होगा, विचार होगा, लेकिन भाषा वो प्रकटीकरण नहीं कर सकता। लेकिन 2 वर्ष के बाद बच्चों की भाषा विकास एक हो जाती है, यही वाइगोत्स्की बोल रहे हैं। उसके बाद है कि किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है और किशोरावस्था में बालक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे बोला है किशोरावस्था ऑडोलेसेंस में लिंग संबंधित चेतना का मतलब होता है कि बच्चा जब मेच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें लिंग संबंधित चेतना आ जाता है, ठीक है। बच्चे जो है कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक होते हैं, ठीक है। इसे स्टैनली हॉल ने तूफान की अवस्था इसलिए कहा है कि बच्चा इस अवस्था में, किशोरावस्था में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है, पूछता ही है क्या बॉयफ्रेंड है तुम्हारे, लड़की पूछेगी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो लड़का पूछेगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खूब चलता है किशोरावस्था में। इसलिए स्टैनली हॉल ने इसे कहा कि तूफान की अवस्था बोला था स्टैनली हॉल ने इसे, ठीक है। आंधी तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने बोला था, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तीव्र हो जाते हैं और किशोरावस्था में बालक समूह को सक्रिय सदस्य बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। मतलब ये बच्चे हैं कि सहयोग से समस्या का समाधान करेंगे, यानी समाज पर भी फिर बात कर रहे हैं समाज की। उसके बाद वाइगोत्स्की का कहना है कि भाषा का विकास पारस्परिक बातचीत से होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब तक समाज में बच्चा बातचीत नहीं करेगा तब तक भाषा का विकास नहीं होगा। उसके बाद पियाजे बोलते हैं कि विकास उम्र के अनुसार होता है, जबकि वाइगोत्स्की देखिएगा पियाजे और वाइगोत्स्की जो है कि इसमें अंतर समझा देते हैं। देखिएगा यहाँ वाइगोत्स्की है और यहाँ पियाजे हैं, ठीक है। देखिए वाइगोत्स्की बोल रहे हैं कि विचार पहले आता है फिर भाषा आता है, जबकि पियाजे बोल रहे हैं कि भाषा पहले आती है जबकि विचार बाद में आती है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर है कि विकास समाज से होता है, जबकि पियाजे बोला विकास उम्र के अनुसार होता है, ठीक है। अब आइए ये मेन पॉइंट है, यहीं से आप आंसर जब लिखिएगा तो यही पॉइंट को डील कीजिएगा, ठीक है, जो आपको पॉइंट बताया जा रहा है। देखिएगा इससे पहले आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल को अगर आपके मन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर अभी बहुत बढ़ाना है मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपसे निवेदन है, ठीक है, गुजारिश है। अगर आपकी मन की अगर हो आपकी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी रुककर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में, फेसबुक के स्टेटस में इस वीडियो को लगाइए। और आप चाहते हैं कि सब पूरा सब्जेक्ट का वीडियो बने, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि आइए वाइगोत्स्की के जो टर्म है उसको जानते हैं कि आत्मसात करना, यानी कि इंटरलाइजेशन का मतलब क्या था। अब इंटरलाइजेशन का मतलब होता है इंटर करना, सूचनाओं को इंटर करना, माइंड में सूचनाओं को इंटर करना, इंटरलाइजेशन बोलते हैं उसको। आत्मसात करना जो कि ये पियाजे के भी सिद्धांत में आपको बताया, आत्मसात करना, एसिमिलेशन, तो वही सेम है। यहाँ पे इंग्लिश चेंज हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 मीनिंग भी इंग्लिश में हो सकता है। बच्चों द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया आत्मसात कहलाता है, यानी कि वही है याद करना, अपने प्रयास से सीखा गया आत्मसात कहलाता है, ठीक है। देखिएगा स्कैप फोल्डिंग क्या है, सीटेट में तो बहुत सारा ही पूछा जाता है। स्कैप फोल्डिंग 1 नंबर पॉइंट आत्मसात करना हो गया, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट क्या हो गया, आत्मसात करना हो गया, 1 नंबर पॉइंट आत्मसात करना। दूसरा नंबर पॉइंट स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, देखिएगा स्कैप फोल्डिंग की अगर बात की जाए तो स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है कि सहारा देना। बच्चों के विकास में बड़ों द्वारा किया गया अस्थायी सुधार सहारा देना कहलाता है, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग का बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा किया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। अस्थायी सुधार मतलब वही स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं उसको, सहारा देना। देखिएगा जैसे घर बनाने में बांस का प्रयोग, देखिएगा बांस घर जब बनता है
तो बम्बू को क्या करते हैं हम लोग, बांस को क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। और जब वो सूख जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जब टेरेस तैयार हो जाता है, छत तैयार हो जाता है, तो छत जब तैयार हो जाता है तो उसको बांस को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो कुछ देर के लिए सहारा देते हैं। जैसे देखिए बच्चे जब बच्चे जब पहाड़ा नहीं सीखते हैं, टेबल नहीं सीखते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आज बता रहे हैं लेकिन कल ही याद करके आना, ठीक है। आज बता रहे हैं, देख लो आज, लेकिन कल ही याद करके आना। इसका मतलब है कुछ देर के लिए हम लोग उसको सहारा दे रहे हैं और कल ही बोलेंगे अपने पैर पर खड़ा होकर आना, पहाड़ा पूरा याद करके आना, और डंडा टूटेगा दे पर। ऐसे डंडा नहीं तोड़ना है, ठीक है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हमारे जो भी राष्ट्रीय दस्तावेज है उसके खिलाफ है। बच्चों को डंडा का यूज नहीं करना है, स्कूल में डंडा ले नहीं जाना है, ठीक है। तीसरा नंबर है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD बोलते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला क्षेत्र ZPD बोलते हैं। जैसे देखिए इसको आसान भाषा में हम समझाते हैं आपको, ZPD क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि मैट्रिक के एग्जाम में 45% मार्क्स लाता है। कितना परसेंट लाता है, 45% लाता है, बिना ट्यूशन पढ़े, बिना टीचर के सहयोग से। और वो इस मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, और जब टीचर का सहयोग मिला तो वह 70% मार्क्स लाया, ठीक है। जब टीचर का सहयोग मिला तो कितना परसेंट लाया, 70% लाया। तो ये जो 45 और 70, ये जो 45 और 70 25% का जो वृद्धि हुआ अगला साल और जो इस बार एग्जाम दिया उसमें, तो यही 25% को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जोन बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो बच्चा का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कितना हुआ, 25% हुआ। तो यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समझ गए आप। उसके बाद वाइगोस्की विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। वाइगोस्की बोलते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है कि अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यानी कि वाइगोस्की बोलते हैं कि पहले विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यानी कि वाइगोस्की बोलते हैं कि पहले बच्चा सीखता है, पहले बच्चा क्या करता है, समाज में सीखता है, उसके बाद उसका क्या होता है, उसके बाद उसका विकास होता है, उसके बाद उसका क्या होता है, विकास होता है। तो पहले समाज में बच्चा सीखता है, पहले लर्निंग होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट लर्निंग देन डेवलपमेंट। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें प्लीज़। आपसे गुजारिश है, दरखास्त है, आवेदन है, निवेदन है, ठीक है। जो भी हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार कितना हुआ होगा, 1 घंटा हो ही गया होगा, 1 घंटा 2 मिनट हो गया है, ठीक है। इतना घंटा का वीडियो, और इस वीडियो को आप आलतू फालतू नहीं समझिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप कोई ऐसे कर सकते हैं कि इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए। आप PDF ले लीजिए मेरे व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप नंबर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के शुरू में आपको बताते हैं हम, और यहाँ होगा, हाँ यही है व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यहाँ से आप इसको नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए मुझे नोट्स चाहिए, और नोट्स भेज दिया जाएगा, ठीक है। नोट्स ले सकते हैं, और इसको जो है कि एग्ज़ाम वाली रात या फिर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा। मतलब एक बार में आपको कंठस्थ हो ही गया होगा, 2 बार देखने की कोई ज़रूरी नहीं। 2 बार 3 बार देखिएगा तो 3 घंटा टाइम आपका गया। 3 घंटा में अगर आपका S2 कंप्लीट हो रहा है तो कौन सा दिक्कत है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।